आपने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक थे। सेकंड पार्ट पढ़ा जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक थे, जिसमें सिटीजनशिप से संबंधित प्रोविजंस दिए हुए हैं। फिर पार्ट थर्ड है, इसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट समझा जाता है और इस कारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नागरिकों के, व्यक्तियों के मूल अधिकारों की चर्चा इस आर्टिकलों में की गई है। सबसे पहले मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, बार बार करता हूं इस बात को, कि पढ़ना कैसे है। जैसे फर्स्ट लेयर है ना, फर्स्ट लेयर में क्या है, फर्स्ट लेयर में क्या है, हर चैप्टर का, जैसे अब आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो चैप्टर 3 में फर्स्ट लेयर का क्या होना चाहिए कि बेयर एक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेयर एक्ट पढ़ना। सेकंड लेयर में हमें बेयर एक्ट प्लस इम्पोर्टेंट केस लॉज पढ़ने चाहिए। फिर थर्ड लेयर हमें बेयर एक्ट प्लस इम्पोर्टेंट केसेस प्लस recently decided judgment थ्री लेयर। फोर्थ लेयर में इनके क्वेश्चंस, और फिफ्थ लेयर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस जीडी। ये 5 लेयर्ड स्टडी आपकी होनी चाहिए हर चैप्टर की। अब जैसे बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, इनमें भी 2 हिस्से होने चाहिए। पहले टाइटल्स, दूसरे में टाइटल प्लस कंटेंट। नोट्स ऑफ राजस्थली, इस तरह की आपकी स्टडी होनी चाहिए। और सीक्वेंस भी लगभग यही रहनी चाहिए, दूसरी सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए।
जैसे ही हम क्रमबद्धता में परिवर्तन करते हैं तो नुकसान होता है। किताब आ गई, जैसे हम कहते हैं बेरेक्ट के बाद इम्पोर्टेंट केसेस, रिसेंटली डिसाइडेड केसेस, नोट्स, ये किताब ही तो है, ये किताब ही तो है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करके देख लेने चाहिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस जीडी। जीडी का मतलब है कि नाउ यू आर सो कैपेबल, you may deliver your lecture, you may deliver the content studied by you without help of book. If you are delivering your lecture with the book, it means you don't have प्रॉपर नॉलेज। जब एग्जाम में जाओगे तो पुस्तक आपके साथ नहीं जाएगी, एग्जाम पुस्तक विहीन होगा। तो कुल मिलाकर पुस्तक विहीन करना है। पुस्तक यहाँ लिखी जानी चाहिए, मस्तिष्क में लिखी जानी चाहिए। लास्ट टाइम तक भी यदि पुस्तक पढ़ रहे हैं तो मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना? तो ऐसे करना है। तो पहले मैं थोड़ा सा लेक्चर दे दूं, फिर आप समझने की कोशिश करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, मूल अधिकार क्या है। किसी व्यक्ति का चौमुखी विकास, चौमुखी विकास मतलब 4 साइडेड डेवलपमेंट, चारों तरफ डेवलपमेंट। कैसा? उसे आर्थिक ज़रूरत है तो वो आर्थिक, उसे वैचारिक कोई ज़रूरत है तो वैचारिक, उन सब को। जैसे मान लो आप पैसे वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप अपने विचार किसी के सामने रखना चाहते हैं तो आपको कोई राइट ना हो, तो कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। क्योंकि भारतीय संविधान कहता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो देखा जाए तो कोई किसी के विचार ग्रहण करना या अपने विचार रखना दोनों ही की बात है। आप अपनी बात कह सकते हैं तो बात तो उससे कहेंगे जो सुनने वाला हो। यदि कोई सुनने वाला ही ना हो तो बात किससे कहेंगे? अभिव्यक्त नहीं हुई बात। आपको जंगल में बंद कर दिया गया और कहा आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो चीखो, जो चिल्लाओ, जो करना चाहते हो तो वो करो। तो क्या आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली? जंगल में ले जाके छोड़ दिया। ठीक है, आपको कहना है सरकार मुर्दाबाद, तो कहिए, यहाँ खड़े खड़े कहिए। सरकार पर कोई असर पड़ेगा क्या? वहां तो आप सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, लेकिन जनता के सामने लगाएंगे तो सरकार को असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनता उनका विरोध कर सकती है। कैसे? एक तो वोट का विरोध हो सकता है,
इसके अलावा जनता विद्रोह कर सकती है। तो उस विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की भी स्वतंत्रता जुड़ गई, क्योंकि जानना भी वही बात है जिसमें आप अपनी अभिव्यक्ति कर दे रहे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। ऐसे ही करके विभिन्न केसेस के द्वारा ये सारा समझाया हुआ है। तो मैं बता रहा था अभी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है जो किसी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक राइट हैं, अधिकार हैं, वो उनके मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं। चैप्टर 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है। 12 से 35 तक दिया हुआ है। इस चैप्टर में हम देखें, अभी कुछ नहीं लिखना है, पहले समझो थोड़ा। इस चैप्टर में देखें तो आर्टिकल 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहले आर्टिकल ये है कि स्टेट को कहा गया है कि स्टेट क्या है, कौन से कानून बना सकती है, क्योंकि सारा कंट्रोल किसका है हमारे ऊपर, स्टेट का। किसका कंट्रोल है? स्टेट का। तो स्टेट को भी कहा गया है कि तुम ऐसे कानून तो बना सकते हो, ऐसे कानून नहीं बना सकते। ये आपकी लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशन से बाहर आप नहीं जा सकते। किसको कहा है? स्टेट को। फिर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो आप लोग सब जानते हैं कि कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6। तो जो फंडामेंटल राइट 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स में से एक फंडामेंटल राइट ऐसा है जो सीधे सीधे कुछ नहीं देता, लेकिन वो सब कुछ देता है। जैसे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है? मूल अधिकारों को प्रवर्तन कराने की शक्ति। क्या है? हाँ, फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने की पावर है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने की पावर है। यदि आपके पास फंडामेंटल राइट होते लेकिन कोई आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता और ये प्रोविजन न दिया होता कि आप क्या करोगे, तो क्या करते? तो क्या करते? अरे कॉमन सेंस रख। इशारों में सीखना सीखो। पानी की बोतल दे रहा हूँ, खड़ा हो गया पता नहीं, लेके फटाफट। तेरे को जानबूझ के दी है। इसे इशारा करता तो ये समझ जाता, जो नहीं समझता उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, तो कारण है इसके पीछे, अकारण मैं कुछ नहीं करता। अकारण नहीं। जब आपसे कुछ कहा जा रहा होता है तो उसमें एक सीख छिपी हुई होती है, सिखाना है। जिसे नहीं सिखाते वो वैसा का वैसा बना रहता है, और जो सीखा साखा होता है उस पर और ज़्यादा थोप जाते हैं तो वो तो और एक्सपर्ट हो जाता है। तो ऐसे विभेद हो जाता है, एक आदमी एक्सपर्ट बन जाता है, एक दूसरा नहीं बन पाता।